चलिए, अब हम लोग यहाँ पे ओवर टाइम के बारे में जान लेते हैं। पहले एक बार ओवर टाइम होता क्या है एंड उसके रिलेटेड यहाँ पे इसका अकाउंटिंग किस तरह से किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो देख लेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ओवर टाइम का सिंपली जो मीनिंग होता था उसका मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई वर्कर एक फैक्ट्री में, मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है जिसका नॉर्मली वर्किंग टाइम कितना है, 8 आवर करके है, ठीक है। तो 8 आवर से जितना एक्स्ट्रा काम करेगा, 8 आवर से जितना एक्स्ट्रा, मान के रखो ये वर्कर जो है, वर्कर ए था, वो 8 आवर करके काम कर रहा था और यहाँ पे फैक्ट्री का रूल भी था कि 8 आवर करके काम करेगा। और ये जो वर्कर है वो मान लेते हैं कि 10 आवर यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये जो 2 आवर एक्स्ट्रा काम किया, 2 आवर एक्स्ट्रा जो काम किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर टाइम बोलते हैं। तो ये तो सिंपली आप लोग समझ गए, ओवर टाइम का मतलब जितना वर्किंग आवर है उससे एक्स्ट्रा जितना काम किया गया उसे क्या बोला जाता है, ओवर टाइम। अगर यहाँ पे देखा जाए डेफिनेशन इसके हिसाब से, तो वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर, तो जहाँ पे जो भी वर्किंग आवर था उसके बियॉन्ड जितना काम किया जाएगा उसे क्या बोला जाता है, उसे ओवर टाइम वर्क बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर टाइम का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पे ओवर टाइम के लिए पेमेंट के लिए सबसे पहले वेजेस पेड फॉर द ओवर टाइम एट नॉर्मल रेट। तो सबसे पहले एक तो नॉर्मल रेट हो गया और उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम एंड एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द ओवर टाइम। तो देखिए, जो नॉर्मली वर्किंग आवर होता था उसके लिए जितना पेमेंट होता है, जिस रेट से पेमेंट होता है वो तो मिलेगा ही इसे, प्लस में इसे एक प्रीमियम भी मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट भी इसे मिलता है। ओवर टाइम अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर टाइम का पेमेंट के लिए सबसे पहले नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल वर्किंग आवर था उसके हिसाब से मिलेगा पैसा, प्लस में इसे प्रीमियम भी मिलता है। अब देखिए, एक यहाँ पे ये वाली पॉइंट आप लोग देख लीजिए और नीचे वाला आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये वाली आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये चीज़ क्या बोला कि एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो यहाँ पे 1948 जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके हिसाब से व्हेन अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री मोर देन 9 आवर इन अ डे, तो यहाँ पे 9 घंटा से ज़्यादा करके काम कर रहा है। देखिए, पहला जो इसका कंडीशन हो गया, इसमें 9 आवर से ज़्यादा काम कर रहा है कोई इंप्लॉय। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा हुआ है, यहाँ पे और दे करके लिखा हुआ नेक्स्ट कंडीशन में कि या तो 9 आवर का हो सकता है, या दूसरा क्या दे रखा हुआ है कि फॉर मोर देन 48 आवर इन अ वीक, या दूसरा हो गया कि वीक में देखिए 9 आवर पर डे के हिसाब से कितना काम करना है किसी भी एम्प्लॉय को। तो 9 आवर करके किसी वर्कर को 9 आवर पर डे करके अगर काम कर रहा है तो इसे माना जाएगा कि ये ओवर टाइम कर रहा है। या यहीं पे 48 आवर इन अ वीक, मतलब एक वीक में जो काम होगा 7 डेज में या 6 डेज में जो भी होगा, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होता है ना, तो जो भी होता है यहाँ पे एक वीक में जो काम करेगा वो अगर 48 आवर से ज़्यादा काम कर रहा है तो उस टाइम में उस एम्प्लॉई को, जो भी एम्प्लॉई यहाँ पे है, वर्कर है, उसे माना जाएगा कि ये ओवर टाइम में काम कर रहा है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि सबसे पहला क्या दे रखा हुआ था, हाँ, वेयर अ वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री मोर देन कितना 9 आवर इन अ डे, और यहाँ पे मोर देन 48 आवर इन अ वीक, इन एनी वीक, ही शैल in respect of the overtime work he is entitled to wages at the rate of twice of his ordinary wages। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 9 आवर अगर पर डे काम करता है या 48 आवर इन अ वीक, इस दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है वर्कर तो उसे ओवर टाइम दिया जाएगा। और ओवर टाइम का रेट क्या होगा, तो सबसे पहले जो नॉर्मल वेजेस मिलता था उसका यहाँ पे डबल रेट से इसे मिलेगा क्या, तो इसे मिलेगा ओवर टाइम के पेमेंट के लिए। और ये वाला आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि कॉजेज ऑफ ओवर टाइम एंड ट्रीटमेंट, इसका हम लोग को किस तरह से करना है, कि क्या क्या कॉजेज हो सकता है ओवर टाइम का और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें हम लोग के पास 4 कॉजेज दे रखा है। तो पहला कॉजेज पढ़ते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग को दे रखा हुआ है, द कस्टमर में एग्री टू बियर द इंटायर चार्ज ऑफ ओवर टाइम बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अगर अर्जेंसी ऑफ वर्क के वजह से ओवर टाइम होता है तो उस टाइम में इफ ओवर डेज इज रिस्टोर्ड टू एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ पे डिजायर ऑफ द कस्टमर की वजह से, यहाँ पे अर्जेंसी ऑफ द वर्क के वजह से ओवर टाइम हो रहा है कि अचानक से यहाँ पे वर्कर आकर के मतलब जो कस्टमर है वो बोला कि मेरे को बहुत ही अर्जेंट है इस वर्क का, आप कर दीजिए। तो उसके वजह से अगर ओवर टाइम किया जाएगा तो ये इससे जो है ना, जो भी मतलब इसका एक्सपेंस होगा, जो भी यहाँ पे इसका ओवर टाइम के बदले खर्चा लगेगा, उसे यहाँ पे उस जॉब में डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये समझ में आएगा आप लोगों को कि अर्जेंसी ऑफ वर्क होगा तो जिस वर्क के लिए यहाँ पे ओवर टाइम किया जा रहा है, जिस जॉब के लिए यहाँ पे ओवर टाइम किया जा रहा है, उसी जॉब में डायरेक्टली ये क्या कर दिया जाएगा, चार्ज कर दिया जाएगा इस ओवर टाइम के एक्सपेंस को। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला, तो सेकंड पॉइंट में ओवर टाइम में बी कॉल्ड फॉर टू मेक अप एनी शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सम
अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे शॉर्टेज हो गया था, वर्क में, प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो गया था, और उसके वजह से प्रोडक्शन में जो शॉर्टेज हो रखा है उसके वजह से यहाँ पे अगर ओवर टाइम किया जाएगा तो उस टाइम में क्या होने वाला है। तो सेकंड नंबर पे इसका देख लीजिए ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम और फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, जो भी अर्जेंट ऑर्डर था उसके वजह से मतलब शॉर्टफॉल हो गया, फिर द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और द कॉस्ट सेंटर विच वर्क ओवर टाइम, विच वर्क्स ओवर टाइम। तो देखिए अगर किसी भी डिपार्टमेंट का अगर यहाँ पे प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे अर्जेंट यहाँ पे ऑर्डर आ गया कस्टमर का उसके वजह से हो सकता है, तो इस केस में यहाँ पे जो भी इसे ये ओवर टाइम जो होगा उसे माना जाएगा ओवरहेड का कॉस्ट, और ये इसके डिपार्टमेंट वाले कॉस्ट में या कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे जो भी कॉस्ट होगा उसे बांट दिया जाएगा। जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को ये वाली पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर शॉर्टफॉल हो रहा है किसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड के डेवलपमेंट की वजह से, जहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर की वजह से यहाँ पे हो रहा है, या यहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर की वजह से या किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से यहाँ पे अगर शॉर्टफॉल हो रहा है प्रोडक्शन में, तो उस टाइम में जो भी ओवरटाइम का काम किया जाएगा उसे उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, या जो भी यहाँ पे ओवरटाइम का एक्सपेंस होगा उसे कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे बांट दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड वाली पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड वाली पॉइंट में क्या बोला है कि ओवर टाइम वर्क में बी नेसेसरी टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट की फॉल्ट की वजह से यहाँ पे ओवर टाइम किया जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोला कि इफ ओवर टाइम इज वर्क इन डिपार्टमेंट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट और एनी ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू द लेटर डिपार्टमेंट। तो देखिए एक ए डिपार्टमेंट है और यहाँ पे एक बी डिपार्टमेंट है। ए डिपार्टमेंट में यहाँ मैनेजमेंट हो गया कि मैनेजमेंट के फॉल्ट की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन का कमी हो गया, और इसके वजह से यहाँ पे बी डिपार्टमेंट अगर ओवर टाइम करता है तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंस लगेगा बी डिपार्टमेंट का वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, तो ए वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ वाली पॉइंट देख लीजिए। तो फोर्थ वाली पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ओवर टाइम वर्क में बी रिस्टोर्ड टू सिक्योर द और टर्न इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल आउटपुट टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग मार्केट्स एंड द राइजिंग डिमांड्स। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंड मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओवर टाइम किया जा रहा है, या मार्केट में अचानक से डिमांड किसी चीज का आने वाला है उसके वजह से यहाँ पे ओवर टाइम किया जाएगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज जो फ्यूचर में होगा उसके वजह से यहाँ पे डिमांड फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो जाएगा, या मार्केट राइज कर रहा है उसके वजह से अगर ओवर टाइम किया जाएगा तो उसे कॉस्टिंग पीएल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा। तो आप लोग को ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग खुद से भी रीड कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर के जहाँ पे ओवर टाइम दे रखा होता है वहां से लेकर के ये जो लास्ट पॉइंट था वहां तक आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे सम्स करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3।